हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत ने फिर एक बार कश्मीरी मुद्दे पर पाकिस्तान को लगाई है लताड़। इस बार झूठ फैलाने की कोशिश पर सबसे बड़ा बयान दिया है। दोस्तों खरी खोटी सुनाई है पाकिस्तान को, बताएंगे क्या कहा भारत ने, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों, जहाँ पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति अलवी का सबसे बड़ा आरोप भारत को लेकर। दोस्तों बताएंगे क्या कहा पाकिस्तान ने बौखलाहट में, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से 3 जवान के शहीद होने की भी बड़ी खबर है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको इन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर बताने वाले हैं दोस्तों। इनको मिलने वाले हैं 1000 रुपए सरकार की तरफ से। बताएंगे किन लोगों के लिए ये बड़ी खबर है दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत पर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो ताकत है, वो शौर्य और वो बल है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को लगाई लताड़। कहा झूठ फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी तुम्हारी। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में बहस के दौरान कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और उसकी इस कोशिश को झूठ फैलाने के लिए हताशा भरा प्रयास बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि आज जब हम यूएनएससी सुधारों पर चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि ने फिर से जम्मू कश्मीर का अनुचित संदर्भ दिया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, भले ही पाकिस्तान के प्रतिनिधि कुछ भी मानते हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान जवाब देने के अधिकार का उपयोग करके उन्होंने भारत का पक्ष रखते हुए ये बात कही। दोस्तों उन्होंने कहा कि झूठ फैलाने के पाकिस्तान के हताशा से भरे प्रयास और बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग करने की बुरी आदत सामूहिक अवमानना और शायद सहानुभूति हासिल करने की कोशिश है। माथुर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पाकिस्तान के झूठे दावों पर भारत की ओर से करारी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान ने क्लियर कह दिया है दोस्तों कि कश्मीर को लेकर जो आप झूठ फैला रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों पाकिस्तान के इन झूठ पर, क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर राष्ट्रपति अलवी का बड़ा आरोप। कहा पाकिस्तान के साथ शांति नहीं स्थापित करना चाहता भारत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी राष्ट्रपति अलवी का भारत पर यह सबसे बड़ा आरोप बौखलाते हुए लगाया जा रहा है। आपको बता दें पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने बृहस्पतिवार को बौखलाते हुए आरोप लगाया है कि भारत उनके देश के साथ सहयोग को नजरअंदाज करके शांति न स्थापित करने की नीति अपना रहा है। अलवी ने यहां मार्गला संवाद के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी तरफ से समाधान निकालने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ये खेदजनक है कि भारत पाकिस्तान के साथ मित्रता और सहयोग नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अलवी ने कहा यह पाकिस्तान के साथ कोई शांति नहीं स्थापित करने की नीति है। उन्होंने कहा कि संघर्षों को रोकने की कोशिश में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एक प्रमुख औजार हो सकती है, तथा उन्होंने उभरते देशों को वीटो का अधिकार देने के विचार का विरोध किया। भारत ने कहा है कि वो ऐसे वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है जो आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तानी राष्ट्रपति का ये बयान आप समझ ही पा रहे होंगे दोस्तों। उनका कहना है क्लियर कि हम भारत के साथ शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन भारत हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, भारत ही हमें नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान ये चाहता है कि हम आतंकवाद भारत में फैलाते रहें, भारत में लोग मरते रहें, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को भारत प्यार करता रहे, भारत पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पाकिस्तान चाहता है। राष्ट्रपति अलवी के बयानों से तो यही लगता है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद पर तो कोई कार्य कर नहीं रहा दोस्तों, ना कोई लगाम ना कोई रोक लगा रहा है, उसके बावजूद भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत उसको नजरअंदाज ना करे। ऐसे में दोस्तों आपका राय, आपकी जवाब तो बनती ही इस पर। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और खबर की, जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी ही भयावह खबर आ रही है दोस्तों, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आया एवलांच यानी हिमस्खलन, जिसमें सेना के 3 जवान हो गए शहीद। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शुक्रवार को हिमस्खलन में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। कुपवाड़ा पुलिस ने बताया है कि हिमाचल इलाके में एवलांच से सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। तीनों जवान 56 RR
बटालियन के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि सभी शवों को निकाल लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, माछिल इलाके में हिमस्खलन की चपेट में आने से 56 आरआर के 3 जवानों की ड्यूटी के दौरान ही मौत हो गई और सभी शवों को निकाल लिया गया है। ऐसे में दोस्तों, प्राकृतिक आपदा के कारण अपने इन जवानों का शहीद होना दोस्तों, कृपया करके आप लोग भी श्रद्धांजलि इन तीनों शहीद जवानों को जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान के डिफॉल्टर होने का खतरा है बढ़ चुका। सीपीईसी प्रोजेक्ट भी हो रहा है ठप। बता दें, पड़ोसी देश पाकिस्तान के बड़े आर्थिक संकट में फंसने की आशंका बढ़ गई है। राजनीतिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज के लिए बातचीत को लेकर अनिश्चितता से उसके ऋण अदायगी में डिफॉल्टर बनने का खतरा बहुत बढ़ गया है। तो उधर बहुचर्चित सीपीईसी प्रोजेक्ट भी ठप होने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार देश के चूक करता डिफॉल्टर बनने की जोखिम बहुत बढ़ गई है। देश के डिफॉल्टर बनने की जोखिम को 5 साल के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यानी CDS से मापा जाता है। दोस्तों, CDS एक तरह का बीमा अनुबंध होता है जो कि किसी निवेशक को देश के डिफॉल्टर बनने की दशा में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो बड़ी खबर है इसी से जुड़ी, जहां पर इमरान खान ने उठाई चुनाव की मांग पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। जी हाँ, कहा शहबाज ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक रैली में कहा कि सिर्फ समय से पहले चुनाव ही देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की ओर बढ़ रहा है और इसका जोखिम अब 64.5% हो गया है। इमरान खान ने एक रैली में बोलते हुए पूछा है कि आखिर इस आर्थिक संकट का जिम्मेदार कौन है। इमरान अपने भाषण के दौरान डिफॉल्ट के जोखिम का जिक्र कर रहे थे जो कि 64.5% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि नए आंकड़े बताते हैं कि इस बात की प्रबल संभावना है कि पाकिस्तान अपना कर्ज अब नहीं चुका पाएगा। ये दिखाता है कि वर्तमान सरकार ने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। उन्होंने शहबाज शरीफ के परिवार पर भी भारी लोन का आरोप लगाते हुए कहा है कि विदेशी निवेशक पाकिस्तान से अपना पैसा निकाल रहे हैं और कोई भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान की आज जो स्थिति बन चुकी है दोस्तों, इन खबरों से देखकर तो यही लगता है कि अपना पड़ोसी डूबने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और खबर की, जहां बांग्लादेश के गृह मंत्री से अमित शाह ने की मुलाकात। पड़ोसी देश में हिंदू मंदिरों पर हमले का उठाया मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय बैठक में पड़ोसी देश में हिंदू मंदिरों पर हमलों का मामला उठाया गया है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के मौके पर बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान से मुलाकात की। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमलों का भी मामला उठाया गया। इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश सीमा के बीच बाड़ लगाने पर भी चर्चाएं हुई। जी हाँ दोस्तों, ये चर्चा नई दिल्ली में एक दिन पहले हुई तीसरी नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के बैठक के मौके पर हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि हम ये मानते हैं कि आतंकवाद के खतरे को किसी धर्म, राष्ट्रीयता या समूह से नहीं जोड़ा जा सकता है और न ही इसे जोड़ा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आगे कहा है कि आतंकवाद का वित्त पोषण आतंकवाद से कहीं अधिक खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बांग्लादेश के गृह मंत्री से क्लियर हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया गया है दोस्तों अमित शाह जी के द्वारा। अब ऐसे में बांग्लादेशी गृह मंत्री द्वारा दोस्तों इन मुद्दों पर कितना अमल किया जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं एक और खबर की, जहां पर हनी ट्रैप का शिकार को लेकर बड़ी खबर। विदेश मंत्रालय का ड्राइवर पाकिस्तान भेजता था भारत की गुप्त सूचनाएं पूनम और पूजा ने बुना था जाल। बता दें, देश की सुरक्षा में सेंध का बड़ा मामला सामने आया है दोस्तों। विदेश मंत्रालय का ड्राइवर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की महिला एजेंट के लिए जासूसी कर रहा था। जी हाँ, वो देश की गुप्त व संवेदनशील सूचनाएं ISI को दे रहा था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर आरोपी श्री कृष्ण को शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू भवन से गिरफ्तार किया। जी हाँ, माना यह जा रहा है कि उसे हनी ट्रैप में फंसाकर देश की सूचनाएं ली जा रही थी। अपराध शाखा ने ड्राइवर को कोर्ट में पेश करके 4 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली पुलिस को खुफिया विभाग से इनपुट मिले थे कि वे विदेश मंत्रालय में नौकरी कर रहा ड्राइवर पाकिस्तान के लिए गुप्त सूचनाएं लीक कर रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार श्री कृष्ण की 3 महीने पहले फेसबुक पर 2 महिलाओं से दोस्ती हुई थी। इनमें एक प्रोफाइल पूनम शर्मा और दूसरा पूजा नाम से था। श्री कृष्ण ने दोनों की महिलाओं से चैट करना शुरू कर दिया। वो जल्द ही दोनों महिलाओं से अश्लील बातें करने लग गया। कुछ समय बाद दोनों
दोनों महिलाएं उससे देश की गुप्त सूचनाएं मांगने लगी, बदले में उसको पैसे देती थी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों भारत के साथ देशद्रोही करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बात करते हैं खबर की अगली, जहां पर क्या जेलेंस्की ने तीसरा विश्व युद्ध भड़काने की है कोशिश, बता दें। पोलैंड में मिसाइल गिरने की घटना को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने जानबूझकर नाटो को रशिया से सीधे युद्ध में उलझाने की कोशिश की या भूलवश उन्होंने दुनिया को इस बारे में गलत सूचना दी। इसको लेकर पश्चिमी राजधानियों में अटकलें लगाई जा रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस घटना ने इस बात पर रोशनी डाली है कि मौजूदा युद्ध किस तरह यूक्रेन की सीमा से बाहर भी फैलते हुए एक बड़े वैश्विक खतरे में बदल सकता है। मंगलवार को एक मिसाइल पोलैंड सीमा के अंदर प्रेजेवोदोव गांव में गिरी, इससे 2 किसानों की मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद जेलेंस्की ने दावा किया है कि यह मिसाइल रशिया ने दागी थी। पोलैंड नाटो का सदस्य है। नाटो की संधि के अनुच्छेदों 4 और 5 के मुताबिक इस सैन्य संगठन के सदस्य किसी देश पर हुए हमले को पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। बात करते हैं और खबर की, जहां अमेरिकी सांसद ने सिख दंगों के पीड़ितों के प्रति जताई एकजुटता, कहा भारत को अपना दोस्त कहने में है गर्व, बता दें। अमेरिका के दक्षिण जर्सी में रह रहे सिख परिवारों के प्रति अमेरिकी सांसद ने एकजुटता व्यक्त की है। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए सांसद डोनाल्ड नॉरक्रॉस ने कहा है कि दक्षिण जर्सी में सिख समुदाय के प्रति मैं अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि इन सिख भाई व बहनों ने अमेरिका की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और धार्मिक समृद्धि में योगदान दिया है। अमेरिकी सांसद ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद नवंबर में भारत में बड़े पैमाने पर हिंसाएं हुई थी। इसमें सिख परिवारों को निशाना बनाया गया था। सामूहिक हत्याएं व बलात्कार की घटनाएं हुई। इसके बाद कई सिख परिवारों ने भारत से भागने का फैसला किया और वे अमेरिका के दक्षिण जर्सी में आकर बस गए। उन्होंने कहा आज से परिवार दक्षिण जर्सी को अपना परिवार मानते हैं। मैं इस समुदाय के साथ खड़ा हूँ। जी हाँ दोस्तों, वही अमेरिकी कांग्रेसी जॉन कार्टर ने सीनेट में भारत अमेरिका के संबंधों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर उत्साहित हैं। लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पिछले कई दशकों से अटूट रही है और आज भारत का भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े हथियारों से हम पर हमले कर रहे हैं आतंकी। जी हाँ, पाकिस्तान ने बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है। बता दें, पाकिस्तान के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि 2021 में अफगानिस्तान की धरती से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं के द्वारा छोड़े गए आधुनिक हथियारों से हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों पर इन्हीं हथियारों से हमले किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं और खबर की, जहां कतर में सैनिकों को बना दिया सिक्योरिटी गार्ड। जी हाँ, मिट्टी में मिल गई पाकिस्तान की इज्जत। जी हाँ, दुनिया भर के देशों के सामने पाकिस्तान की इज्जत दिन पर दिन घटती जा रही है। दोस्तों, कभी वो चीन के सामने आर्थिक मदद मांगता है तो कभी किसी अन्य देश के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ाता है। अब तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि पाकिस्तानी जवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनाना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पूरा मामला कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है, जहाँ पाकिस्तान के हजारों सैनिक सिक्योरिटी देंगे। मालूम होगी कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच 12 लाख फैंस आएंगे। वर्ल्ड कप को सुरक्षित रखने के लिए फ्रांस, जॉर्डन, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 13 देशों के पुलिस बल और सुरक्षा बल की कंपनियां कतर की सहायता कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने दोहा में अपने सैनिक भेजे हैं। अक्टूबर में 4500 से अधिक सेना के जवान कतर पहुंचे। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर DW को बताया कि कतर सरकार के विशेष अनुरोध पर तैनाती की गई। अधिकारियों ने कतर के साथ पाकिस्तानी सेना के संबंधों को ध्यान में रखते हुए सैनिकों की संख्या की मांग की थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कतर में सैनिकों को सिक्योरिटी गार्ड बनाया जाएगा, पाकिस्तानी सैनिकों का। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इससे बड़ी और घोर बेइज्जती एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए क्या ही हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर कहां बैठना है, कब मुंह खोलना है, फोटो कब खिंचवानी है। G20 में हर कदम पर निर्देशों का पालन कर रहे थे जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली में हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विस्तृत चीट शीट का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के मुताबिक चीट शीट में जो बाइडेन को निर्देश दिया गया था कि उन्हें कहां बैठना है, कब टिप्पणी करनी है और कब तस्वीरें खिंचवानी है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह के शुरू में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए
लिए पार्टनरशिप पर एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान नोट देखे गए थे। इस घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर खुफिया रिपोर्ट से सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं इमरान खान, हो सकता है एक और जानलेवा हमला। जी हां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शुक्रवार को कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की एक और कोशिश किए जाने की संभावना है। अदालत ने जोर देते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर मंडराते खतरे का संज्ञान लेना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की यह टिप्पणी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ द्वारा आयोजित प्रदर्शन के कारण मार्ग अवरुद्ध किए जाने के सिलसिले में व्यापारियों द्वारा दायर एक याचिका के मद्देनजर आई है। डॉन अखबार की खबर के अनुसार न्यायाधीश ने अदालत में सौंपी गई एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि इमरान खान पर एक और जानलेवा हमला होने की संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें बड़ी खबर आपको, जहां पर चीन के खतरे से निपटने की बड़ी रणनीति बनाए अमेरिकी सांसदों का जो बाइडेन से बड़ा आग्रह। बता दें चीन की बढ़ती आक्रामकता पर काबू करने व इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिका में मांग उठने लगी है। रिपब्लिकन पार्टी के दो प्रभावशाली सीनेटरों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखे पत्र में मांग की है कि वे चीन को लेकर बड़ी रणनीति बनाएं। अमेरिकी सीनेटर जिम रिश और मिट रोमनी ने शुक्रवार को लिखे पत्र में कहा कि जो बाइडेन प्रशासन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ व्यापक रणनीति तैयार करें और इस पत्र की प्रतिलिपि मीडिया में जारी की गई है। इसमें अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि अमेरिका को चीन की बेरोक टोक आक्रामकता को रोकने के लिए तेजी से कदम उठाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर 14 साल के मुस्लिम बच्चे ने किया मौलाना का भंडाफोड़। मदरसे में रची जा रही थी हिंदुओं को खत्म करने की साजिश। जी हाँ दोस्तों, देश में आए दिन खबरें आती है कि मदरसे में देश विरोधी या जिहादी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमेशा मदरसे के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला असम से सामने आया है दोस्तों, जहां पर मदरसे के ऊपर आरोप लगाया गया है कि बच्चों को जिहादी विचारधारा से प्रेरित किया जा रहा था। इस मामले को लेकर असम पुलिस भी एक्टिव हो गई है। असम के कछार जिले में एक निजी मदरसे के खिलाफ कथित तौर पर जिहादी विचारधारा सिखाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को पुष्टि की है। सोनाई क्षेत्र के रहने वाले साहब उद्दीन खान ने कहा है कि उनके बेटे सैन स्वाधीन बाजार इस्लामिया मदरसा में छात्र हैं। उनके ऊपर वहां के शिक्षकों ने हमला किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आगे बताया गया है कि वे कहते थे कि अगर वे हिंदुओं को खत्म करते हैं तो उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। युवक ने कहा कि वो कुछ दिनों से चोट से पीड़ित था और उसने विशेष कक्षाओं में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये सुनकर शिक्षकों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोस्तों कि किस प्रकार से, कितने गंभीर तरीके से दोस्तों हिंदुओं के खिलाफ उन लोगों को शिक्षा दी जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर विक्रम एस प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में मील का बड़ा पत्थर। पहले निजी रॉकेट के लॉन्च पर पीएम मोदी जी ने इसरो को दे दी बधाई। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने शुक्रवार को एक निजी कंपनी द्वारा निर्मित देश का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया है दोस्तों। और देश के पहले निजी रॉकेट यानी प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस की लॉन्चिंग पर कल सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में से 11:30 बजे को लॉन्च किया गया। इसरो की इस शानदार सफलता पर पीएम मोदी जी ने भी बधाई दी। जी हाँ, साथ ही साथ बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर चले थे जोड़ने पर साथी ही लगे इनको छोड़ने। महाराष्ट्र में कैसे आखिर राहुल गांधी ने कर दी सबसे बड़ी गलती। जी हाँ दोस्तों, कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा लेकर चलने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी के महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर पर दिए बयान से बवाल मच गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगियों में शामिल उद्धव गुट की शिवसेना ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई है। तो अब संकेत मिले हैं कि राज्य में गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। शिवसेना यानी उद्धव गुट सांसद संजय रावत ने कहा है कि ऐसे बयानों से एमवीए बोले तो महाविकास अघाड़ी में दरारें पड़ सकती हैं और राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। वीडी सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी से राजनीतिक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इससे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये टिप्पणी ऐसे क्षण में आई है दोस्तों, ऐसे समय में आई है जब वे कथित तौर पर भारत को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक लंबी यात्रा निकाल रहे हैं। वे देश में व्याप्त कथित नफरत को दूर करके लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि बिना बड़ी वजह वीडी सावरकर पर टिप्पणी करके राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या वाकई में राहुल गांधी का ये मिशन पूरा हो पाएगा? दोस्तों आपकी जो भी निजी राय हो, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे और बड़ी खबर की, जहां पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा भगवान राम का सौदा करती है भारतीय जनता
जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान श्री राम जी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा श्री राम जी का सौदा करती है, भगवान राम को क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैदा किया है। भाजपा वालों का नारा है कि मोदी राम को लाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया हो। बता दें कि साल 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि शादियों में गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये मनुवादी व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को गुमराह करके उनको गुलाम बनाने की साजिश है। वर्ष 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के राष्ट्रीय महासचिव थे और इस मामले में एक परिवारवाद दाखिल किया था। परिवारवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य को 295A में तलब किया गया था, साथ ही गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। और अब फिर से एक बार श्री राम जी को लेकर ये बयान देना दोस्तों, आपका जवाब देना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी हजारों युवाओं को देंगे सबसे बड़ा तोहफा। 45 जगहों पर मंत्री रहेंगे मौजूद। बता दें देश भर में अलग अलग जगहों पर युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। युवाओं को रोजगार देने के लिए पीएम मोदी जी खुद ज्वाइनिंग लेटर देंगे। आपको बता दें कि ये नियुक्तियों का दूसरा फेज होगा। इस भर्ती के तहत पहले चरण के ज्वाइनिंग लेटर 25 अक्टूबर को बांटे गए थे। उस समय केंद्र सरकार की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे। अब इस महीने 22 तारीख को इसी दूसरा फेज होगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार देश भर में अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस बार 45 जगहों पर केंद्र सरकार के मंत्री इस काम के लिए मौजूद होंगे। सबसे खास चीज है कि इस कार्यक्रम के लिए सभी मंत्री पीएम मोदी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर ई श्रम कार्ड को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर है। जल्द आपके अकाउंट में आने वाले हैं 1000 रुपए। फटाफट जान ले कैसे मिलेगा इसका फायदा। बता दे, ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके पास भी ये कार्ड है तो आपके खाते में जल्दी पैसा आने वाला है। सरकार की ओर से कार्ड धारकों को 500 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। अगर आप भी इस सुविधा का फायदा लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आखिर कौन कौन लोग आते हैं इस कैटेगरी में, तो आपको बता दें ई श्रम कार्ड की कैटेगरी में रेहड़ी पटरी वाले, नाई, धोबी, रिक्शा चालक, ठेला चालक, दर्जी, मोची, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले समेत कई लोग शामिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 11 करोड़ लोग अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही अगली 500 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर सकती है। बता दें कि ये राशि सीधे खाता धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है और 30 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी 500 रुपए प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में कौन इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, कितने लाख का फायदा मिल सकता है दोस्तों, इसके अलावा सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है, आप देख ही पा रहे होंगे। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां वर्ल्ड कप में हार के बाद मचा हाहाकार, बीसीसीआई ने चेतन शर्मा समेत पूरी सिलेक्शन कमेटी को कर दिया बर्खास्त। बता दें T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने शुक्रवार यानी 18 नवंबर को चेतन शर्मा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त होने वाले चयनकर्ताओं में चेतन शर्मा के अलावा हरविंदर सिंह, सुनील जोशी और देवाशीष मोहंती का भी नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने अब चीफ सिलेक्टर समेत कुल 5 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय होगी इन बर्खास्तगी को लेकर, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ ये थी दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।